नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन की बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं। आज हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको ख़त्म होने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अप्रॉक्सीमेटली 70-30 का रेशियो चलता है। तो आज की जो क्लास है वो इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट क्लास है और इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो घटना चक्र का चैप्टर है उसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा है रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि जो नेशनल हाई जो शेरशाह सूरी ने आपने एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ा, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। तो आज का कौन सा नेशनल हाईवे जो है ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, नेशनल हाईवे 1 और 2 को मिला के जो कि हमारा बंगाल से लेके पाकिस्तान के पेशावर तक जाता है, नेशनल हाईवे 1 एंड नेशनल हाईवे 2 को कंबाइंड रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद है कि शेयर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन टोटल ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, इंडिया में जो टोटल ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो 67% फ्रीट और 90% पैसेंजर की ढुलाई करता है। यानी क्या? यानी रोड ट्रांसपोर्ट से 90% पैसेंजर जो टोटल ट्रेवल करते हैं और 67% जो है वो माल की ढुलाई होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में। उसके बाद है प्रेजेंटली देखा जाए इंडिया में, ये दोस्तों 2023 के घटना चक्र का डेटा है, तो 599 नेशनल हाईवे एंड 13,250 किलोमीटर टोटल लेंथ का नेशनल हाईवे इंडिया में है। लेकिन हमें ये लेटेस्ट डेटा के साथ अपडेट करना पड़ेगा, अभी जो नया वाला वर्जन आएगा उसके साथ में, चूँकि पर डे आपको पता है कि नेशनल हाईवे बन रहे हैं और जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं वो लगातार ट्रांसपोर्ट की लेंथ, मतलब कि इस पर उनका बहुत ज़्यादा जोर है, तो ये डेटा थोड़ा सा बदल गया होगा। उसके बाद है इंडिया का नेशनल हाईवे कौन सा है? दोस्तों, कई बुकों में आपको मिलेगा कि नेशनल हाईवे 44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, इसको इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे माना गया है लेटेस्ट वाली घटना चक्र में। लेकिन कुछ लोग कुछ बुकों में आपको जो नेशनल हाईवे 17 है जो कि ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करती है गुजरात के आसम से, उसको मानते हैं। ठीक है। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट डेटा के हिसाब से NH44 को माना जाएगा। ये डेटा भी अपडेट होगा, जिसको मैं कमेंट सेक्शन में याद से मेंशन करूँगा। उसके बाद है नेशनल हाईवे 7। दोस्तों, ये वैसे तो इंडिया में आप देख रहे हो, ऊपर आपने देखा कि टोटल 599 नेशनल हाईवे है। तो क्या आपको सारी नेशनल हाईवे याद करना है? बिल्कुल भी नहीं। जो नेशनल हाईवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रिसेंटली बने होते हैं, या जो सबसे ज़्यादा लेंथ के होते हैं, या जिनका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस होता है, वही हम पढ़ते हैं, या फिर जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन घटना चक्र में इंक्लूडेड है, तो इसलिए आपको यहाँ पर जितने नेशनल हाईवे दिए हैं बस उतने को ही पढ़ना है। तो नेशनल हाईवे 7 जो है वो वाराणसी को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे 1 दोस्तों अभी जो हमने देखा था वो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है, और नेशनल हाईवे 2 दिल्ली को फिर इधर ईस्ट में कोलकाता से कनेक्ट करता है। तो आप देख रहे हो कि नेशनल हाईवे 2 कोलकाता से दिल्ली तक ले आता है और नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से अमृतसर तक ले जाता है। यही अगर इंडिया में अगर आगे तक देखते तो पेशावर तक जाता है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो अमृतसर जाता है। उसके बाद नेशनल हाईवे 4 ये मुंबई को चेन्नई से कनेक्ट करता है और साथ में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होके गुजरता है। नेशनल हाईवे 6 जो है दोस्तों ये गुजरात के हजीरा से लेके कोलकाता तक जाता है। आपने HVJ पाइपलाइन पढ़ा था, हजीरा विजयनगर, हजीरा विजयनगर एंड जमशेदपुर पाइप पढ़ा था आपने, जगदीशपुर पाइप पढ़ा था आपने, ये वही वाला हजीरा है। उसके बाद नेशनल हाईवे 15 गुजरात से पंजाब तक कनेक्ट करता है। उसके बाद है स्टेट हैविंग लार्जेस्ट किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे। दोस्तों, इंडिया में चाहे स्टेट हाईवे की लेंथ की बात हो या नेशनल हाईवे की लेंथ की बात हो, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लेंथ का नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे है, और दूसरे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो स्टेट हैविंग लार्जेस्ट किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है। टॉप 3 आपको याद रखना है। उसके बाद है स्टेट हैविंग लार्जेस्ट किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवे, ये भी कौन है? नंबर 1 पे महाराष्ट्र ही है। ठीक है, फर्स्ट वाला ही पूछता है, लेकिन स्टेट हाईवे में दूसरे पे कर्नाटक है।
उसके बाद है गोल्ड, उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत आता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या। तो दोस्तों इंडिया के जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनको नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने का जो गवर्नमेंट का स्कीम है या जो प्रोजेक्ट है उसी को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। आप मैथ में पढ़ते होंगे कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसके जो 4 साइड से कनेक्ट, जिसको 4 वर्डसेस से कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें 4 वर्डसेज कौन कौन से हैं? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। यही इंडिया के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हाईवे के डेवलपमेंट से संबंधित है। उसके बाद ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट है, स्पेशली यूपी के एग्ज़ाम में बहुत आता है कि जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट एक्सप्रेसवे और जो नॉर्थ टू साउथ एक्सप्रेसवे इंडिया में प्रपोज किया गया है, ये दोनों इंडिया के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। और वो जगह कहाँ है? वो जगह उत्तर प्रदेश का झांसी है। झांसी जंक्शन का आपने नाम सुना होगा। तो झांसी जे से ज्वाइंट जंक्शन। तो ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ एक्सप्रेस हाईवे जो है एक दूसरे को झांसी पे कनेक्ट करते हैं। दोस्तों ये जो ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है हमारा, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये सिलचर से पोरबंदर तक है। और नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर कहाँ है अपना? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, तो सिलचर टू पोरबंदर एंड श्रीनगर टू कन्याकुमारी है। उसके बाद है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इज इंडियाज फर्स्ट 6 लेन कंक्रीट एक्सप्रेसवे। ये करंट का क्वेश्चन था वैसे तो, कि इंडिया का जो फर्स्ट जो है वो 6 लेन का कंक्रीट एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। उसके बाद ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया था कि नेशनल हाईवे 3 जो है कहाँ से पास नहीं होता है? तो ये ऑप्शन में दिया था आगरा, धुले, ग्वालियर एंड भोपाल। तो दोस्तों नेशनल हाईवे 3 जो है वो भोपाल से पास नहीं होता है, जबकि यूपी के आगरा, महाराष्ट्र के धुले एंड एमपी के ग्वालियर से पास होता है ये। अब इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, ये तो हमें बस ऐसे ही याद रखना है। उसके बाद नेशनल हाईवे 3 जो है वो यूपी, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र इन 4 राज्यों को कवर करता है, जो यही हम जो अभी देख रहे थे। तो इसमें एक ऑप्शन जो आपको दिया था वो एमपी का दिया था, लेकिन एमपी का वो भोपाल नहीं है। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इंडियन गवर्नमेंट की 2000 में लॉन्च की गई एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का ये मतलब होता है कि उस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी राज्य की होगी तथा पैसा जो है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलाकर देंगे। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसका पर्पस क्या है? इज टू फॉर डेवलपिंग द कम्युनिटी लाइफ इन विलेजेज विच आर नॉट वेल कनेक्टेड। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या किया जाता है कि रोड की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाती है, गांव को ऑल वेदर कनेक्टेड रोड से, पक्के रोड से जोड़ा जाता है। तो फुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी इन रूरल एरिया विच आर नॉट कनेक्टेड। उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि यहाँ पे कुछ इंडिया के बारे में कुछ यूनिक फीचर है, जैसे इंडियन रेलवे इज़ लार्जेस्ट इन एशिया एंड 4th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। दोस्तों इंडियन जो रेलवे है वो पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है। उसके बाद है लेंथ वाइज। उसके बाद है नेशनल हाईवे जो है इंडिया में जो टोटल रोड हैं, नेशनल हाईवे उसका केवल अप्रॉक्सीमेटली 2% का ही होता है। मतलब लेंथ वाइज अगर टोटल हम इंडिया में रोड देखें, अब चूँकि रोड कई टाइप के होते हैं ना, नेशनल हाईवे भी होते हैं, स्टेट हाईवेज भी होते हैं, उसके बाद गाँव के कच्चे सड़क भी होती हैं। तो इन सब में नेशनल हाईवे का जो परसेंटेज है वो 2% के आसपास होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिमांड का ये 40 to 45% जो है वो बेयर करते हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सरफेस रोड। तो दोस्तों सरफेस रोड्स की अगर हम डेंसिटी वाइज भी देखें तो महाराष्ट्र ही है। तो आपने देखा नेशनल हाईवे के लेंथ में महाराष्ट्र है, स्टेट हाईवे के लेंथ में महाराष्ट्र है, और सरफेस डेंसिटी के मामले में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2। आप देख रहे हो कि कई बार क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर सारे सिटीज़ लिखे गए हैं, किन किन मेन सिटी से होके जाता है। तो नेशनल हाईवे 1 जो है दिल्ली, अम्बाला, जालंधर, अमृतसर एंड इंडो पाक बॉर्डर तक जाता है। और नेशनल हाईवे 2 दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। उसके बाद है महोनिया, उसके बाद है बरेली, उसके बाद कोलकाता।
ठीक है। तो ये इन मेन सिटी से होके जाता है। उसके बाद करेक्ट मैच दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हल्दिया टू इलाहाबाद क्या है। तो दोस्तों नेशनल वाटरवेज 1 जो है वो हल्दिया टू इलाहाबाद है। वाटरवे हमें पता है कि जैसे हाईवे लैंड पे बनाया जाता है, वाटरवे नदी पे बनाया जाता है। उसके बाद नासिक पुणे जो है वो किससे कनेक्टेड है, नेशनल हाईवे 50 से कनेक्टेड है। दुर्गापुर कोलकाता जो है वो दुर्गापुर कोलकाता जो है क्या है, एक एक्सप्रेसवे हाईवे है। जिस प्रकार हमारा आगरा एक्सप्रेसवे है उसी प्रकार दुर्गापुर कोलकाता भी एक एक्सप्रेसवे हाईवे है। और सिकंदराबाद क्या है दोस्तों, तो सिकंदराबाद जो है वो साउथ सेंट्रल जोन का जो रेलवे है उसका हेडक्वार्टर है। साउथ सेंट्रल, याद रखना साउथ का नहीं है, साउथ का भी आगे आएगा। तो साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद है। उसके बाद है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। तो दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनमें सबसे ज़्यादा लेंथ का नेशनल हाईवे कौन है, इन चारों में से अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मिजोरम है, फिर सिक्किम है। आप देखोगे सिक्किम में कोई रेलवे ही नहीं है शायद अभी तक। सिक्किम और अंडमान निकोबार 2 जगह इंडियन रेलवे अभी है ही नहीं। और हाईवे में भी अगर आप देखिए तो सिक्किम में बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ नेशनल हाईवे है। उसके बाद है जवाहर टनल पास थ्रू बनिहाल टनल। दोस्तों जो बनिहाल पास था उसके थ्रू जवाहर टनल जाता है। ये अब उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा क्योंकि ये करंट में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे है। उसके बाद है ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि इफ़ वन ट्रेवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टायम। दोस्तों नागालैंड का जो कोहिमा है और केरला का जो कोट्टायम है, अगर एक यहाँ से ट्रेवल करता है तो मिनिमम कितने स्टेट से होके उसको गुजरना पड़ेगा, तो मिनिमम 7 स्टेट से होके उसको गुजरना पड़ेगा। आप मैप में एक बार गिन लेना कि आप जब जनरली नागालैंड से आओगे तो नागालैंड से इधर से इस साइड से आओगे तो आपको मणिपुर या फिर ये मेघालय क्रॉस करोगे, असम वाला जो क्षेत्र है। उसके बाद इधर आप आओगे, वेस्ट बंगाल क्रॉस करोगे, उड़ीसा, ऐसे ऐसे 7 स्टेट को आप क्रॉस करोगे तब यहाँ तक आओगे। उसके बाद है एमोंग हरियाणा, केरला, गुजरात एंड पंजाब केरला हैज़ हाईएस्ट रोड। इन चारों में जो केरला में रोड डेंसिटी है वो हाईएस्ट है। आपको लगेगा कि वेस्टर्न घाट में पर्वतीय क्षेत्र में तो नहीं होगा, लेकिन ये गलत है और इसीलिए क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा रोड ट्रांसपोर्ट खत्म हुआ, अब आ गया रेल ट्रांसपोर्ट। तो द रेलवे इन इंडिया वाज फर्स्ट ओपनड इन इंडिया में पहली बार रेलवे कब चलाई गई थी, 1853 में, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बॉम्बे टू थाने जो है वो इंडिया में फर्स्ट जो है रेलवे ऑपरेट की गई थी। ठीक है, और हमने ऐसे इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि 53 में 5 + 3 8 होता है और रेलवेज में भी 8 लेटर है। ठीक, क्योंकि जनरली जब ऑप्शन में आएगा तो ऐसे आएगा 8053, 8054, 8055, 8056, तब आप कंफ्यूज हो गए। तो 8053 है। उसके बाद है मीटर गाज की जो रेल लाइन होती है उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। ब्रॉड गेज की जो लेंथ होती है 1.676 मीटर होती है। एंड नैरो गाज की लेंथ जो होती है 0.76 मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया था कि शॉर्टेस्ट रेल रूट फ्रॉम गोरखपुर टू मुंबई। दोस्तों यूपी में आया हुआ क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मुंबई अगर जाना है तो शॉर्टेस्ट जो रेल रूट है वो कहाँ से जाएगा, तो वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से होके जाएगा। उसके बाद है बुलेट ट्रेन इंडिया में कहाँ से कहाँ तक चलाए जाने के लिए प्रपोज्ड है, जापान की सहायता से, तो मुंबई से अहमदाबाद। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि रेलवे जोन दे देगा और उसका हेडक्वार्टर पूछेगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है, गोरखपुर है। आप गलती से भी नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाके मत टिक कर दीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर दोस्तों कोलकाता में, साउथ ईस्टर्न का, और ईस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है। उसके बाद ईस्टर्न कोस्टल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, तो ईस्ट साइड में जो कोस्टल सिटी भुवनेश्वर है वहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल रेलवे का हेडक्वार्टर है। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बिलासपुर में है। ठीक है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे अभी पिछले साल तक जो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफार्म होता था वो गोरखपुर होता था लेंथ वाइज, लेकिन पिछले साल ये कर्नाटक का एक प्लेटफार्म जो है गोरखपुर से भी लंबा हो गया। वो करंट अफेयर में बहुत क्वेश्चन था, हालांकि यूपी पीसीएस में पूछा नहीं गया था, लेकिन मे भी इस बार आ सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा कि कर्नाटक का वो कौन सा रेलवे प्लेटफार्म है जो इसमें इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफार्म है। उसके बाद है
फेरी क्वीन ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई जाती है? तो फेरी क्वीन ट्रेन जो है वो इंडिया में कहाँ से चलाई, फेरी क्वीन ट्रेन जो है इंडिया में वो किसके लिए होता है? तो फेरी ट्रेन क्वीन ट्रेन जो है इंडिया में वो कहाँ से होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हेरिटेज के लिए की यात्रा करने के लिए चलाई जाती है। उसके बाद पूछ रहा है कि इंडिया में वो दो कौन से स्थान है जहाँ पे कोई रेल लाइन नहीं है? तो सिक्किम स्टेट और अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी में कोई भी रेल लाइन नहीं है। उसके बाद जोन और हेडक्वार्टर की मैचिंग दिया है कि नॉर्थ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर जयपुर में है राजस्थान के, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, नॉर्थ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो न्यू दिल्ली में नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर है, और वेस्टर्न सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर जबलपुर एमपी, और साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर हुबली में है। उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट दिया है कि रेलवेज आर चीप टू ऑपरेट बट द एसोसिएटेड कैपिटल कॉस्ट आर वेरी है। बिल्कुल सही है कि रेल की पटरी लाइन बिछाने, रेल के डिब्बे बनाने, रेल के चक्के बनाने, प्लेटफॉर्म बनाने, इन सब में पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन रेल के द्वारा ट्रांसपोर्ट बहुत आसान होता है, मतलब चीप होता है, सस्ता होता है। उसके बाद है ड्यू टू जियोग्राफिकल कॉन्स्टेंट्स इट इज़ अनरियलिस्टिक दैट रेलवे अलोन कैन सर्व द नीड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, जो जियोग्राफिकल चुनौतियां हैं उसके कारण हर जगह रेलवे नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल बात सही है। पहाड़ी एरिया में, सिक्किम जैसे क्षेत्रों में आप रेल लाइन कहाँ तक बिछाओगे, और बिछाओगे तो फिर वहाँ पे लैंडस्लाइड, भूकंप और फिर ये जोशीमठ जैसा प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद है पर यूनिट कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज चीपर इन रेलवे कंपेयर टू रोड। तो ये हमने बताया कि रेल के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट का कास्ट होता है वो रोड की तुलना में सस्ता पड़ता है। अब यहाँ पे आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो दोस्तों, रेल कोच फैक्ट्री जो है वो पंजाब के कपूरथला में है। तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हो, कोच कपूर। तो कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? कपूरथला में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स या डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ये वाराणसी के मड़ुआ डीह वाले स्थान पे है, तो डीह डीजल से रिलेट कर सकते हो। उसके बाद है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो दोस्तों ये चेन्नई के पेरम्बूर में है। तो जनरली ऑप्शन पेरम्बूर देता है तो लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि चेन्नई याद रखते हैं, पर चेन्नई के अंदर कहाँ पे है? पेरम्बूर में है। ये आप याद रखोगे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का है कहाँ पे है? पेरम्बूर चेन्नई में है। उसके बाद है व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पे है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में है। एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल के चितरंजन में है। ठीक है, चितरंजन वेस्ट बंगाल। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स यानी इलेक्ट्रिक के डिब्बे बनते हैं। उसके बाद है ग्रुप ऑफ स्टेट्स वेयर पैसेंजर रेल कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड। तो किन दो राज्यों में पैसेंजर के लिए जो रेल कोच है वो बनाया जाता है? तो अभी आपने देखा कपूरथला पंजाब में है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई पेरम्बूर में है। तो पंजाब एंड तमिलनाडु दो राज्य है जहाँ पे कोच बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना कि जो डीजल लोकोमोटिव है, लोकोमोटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे ये मतलब डीजल इंजन बनाने का जो कारखाना है, और कोच का मतलब होता है जिन डिब्बों में बैठ के आप यात्रा करते हो। तो डिब्बे बनाने का दो जगह इंडिया में, दो राज्यों में बनता है, एक तो पंजाब के कपूरथला में और दूसरा तमिलनाडु के चेन्नई में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? या नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। दोस्तों ये वडोदरा में है, जहाँ पे ग्रुप ए और बी के ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है। यूपीएससी में भी जो लोग इंडियन रेलवे में जाते हैं, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इन सब में वहाँ उन लोगों को भी यहाँ पे जाना होता है कुछ दिन ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद है वुड ऑफ साल ट्री। दोस्तों, रेलवे का स्लीपर किससे बनाया जाता है? तो साल ट्री के लकड़ी से रेलवे का स्लीपर बनाया जाता है, पटरियों के बीच जो लकड़ी लगा होता है उसके लिए। उसके बाद दो रेल कोच फैक्ट्री तो आपने देखा कि कपूरथला, पंजाब के कपूरथला में, और दूसरा चेन्नई में पेरम्बूर में है। लेकिन जो तीसरा रेल कोच फैक्ट्री वो कहाँ पे बन रहा है? तो वो रायबरेली उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो इसलिए यूपी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है फर्स्ट सीएनजी ट्रेन वाज लॉन्च। दोस्तों, हरियाणा के रेवाड़ी में पहला सीएनजी ट्रेन लॉन्च हुआ था। ये ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उसके बाद है फर्स्ट स्टेट वेयर रेलवे ट्रैक वाज मेड ऑन पीपीपी मॉडल। दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे जो फर्स्ट रेलवे ट्रैक है वो किस राज्य में बना था? तो वो गुजरात में बना था। उसके बाद है
कोंकण रेलवे कहाँ से, दोस्तों कोंकण रेलवे के बारे में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे कोंकण रेलवे से इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट हैं। जैसे एक तो है कि कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक है, तो जो कोंकण रेलवे है वो महाराष्ट्र के रोहा से लेके कर्नाटक के मंगलौर तक है। ये 760 किलोमीटर लंबा है और 3 राज्यों से होकर गुजरता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उनके बीच में गोवा। तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। इट इज़ द ओनली रेल रूट दैट कट अक्रॉस वेस्टर्न घाट। तो कौन सा एकमात्र रेल रूट है जो वेस्टर्न घाट को काटते हुए बनाई गई है, तो ये है हमारा कोंकण रेलवे। उसके बाद कौन कौन से सिटीज़, ये क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से सिटीज़ कोंकण रेलवे पे हैं, तो 2 तो आपने पढ़ लिया कि रोहा महाराष्ट्र में और कर्नाटक का मंगलौर, लेकिन उसके बीच में महाराष्ट्र का रत्नागिरी, उसके बाद मडगांव गोवा का, उडुपी कर्नाटका का एंड मंगलोर। तो ये इतने सिटीज़ जो हैं इनसे होके हमारा कोंकण रेलवे जाता है। इसमें में से जो येलो कलर से हाईलाइटेड है वो आपको याद रखना चाहिए, रत्नागिरी, मडगांव एंड उडुपी, क्योंकि बाकी 2 ऊपर वाले तो आपको याद ही रहेंगे, ऑप्शन में यही तीनों दिया था। उसके बाद है 3 कंबाइंड माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया आर इंडिया में कौन से तीन रेलवे स्टेशन को कंबाइंड रूप से यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है, तो ये एक है जो हमारा सिलीगुड़ी दार्जिलिंग वाला हिमालय रेलवे, जिसको टॉय ट्रेन ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है, एक जो नीलगिरी हिल वाला माउंटेन रेलवे है, और तीसरा क्या है, कालका शिमला रेलवे है। तो इन तीन रेलवेज को कंबाइंड रूप से यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, नीलगिरी एंड कालका शिमला। उसके बाद है रेल टनल लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर इन चारों ऑप्शन में से क्या है, तो पीर पंजाल का टनल सबसे ज़्यादा है, फिर कहाँ है, फिर उसके बाद कारब्यूट का, उसके बाद है नाथुवाडी का, फिर बेरादवाडी का। तो ये 4 जो है, सबसे बड़ा कौन सा इसमें पीर पंजाल है। उसके बाद वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है हमारा, तो इसमें जनरली हम लोग पोर्ट के बारे में पूछता है क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा मैप बनाया है इंडिया के सारे जो मेजर माइनर पोर्ट हैं उनके बारे में। आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ कि जो मेजर पोर्ट होते हैं इंडिया में, इसमें 12 हैं, 13वां बन रहा है। इनकी जिम्मेदारी ये आप पॉलिटी का जो 7th शेड्यूल पढ़ते हो आर्टिकल 246 में, उसमें जो यूनियन लिस्ट है उस मेजर पोर्ट उसमें आता है। तो यानी मेजर पोर्ट से रिलेटेड सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, लेकिन जो माइनर पोर्ट होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो उसको दोनों लोग मिलके मैनेज करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले हम यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट तक सारे पोर्ट को देख लेते हैं और ये इमेज आप बना लेना। तो कांडला, जिसको अब दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहा जाता है, ये आप देख रहे हो गल्फ ऑफ कच्छ में है। उसके बाद दाहेज है, फिर पोरबंदर है, फिर वीरवाल है, WERVEL है, फिर दाहेज है, फिर मुंबई पोर्ट है, फिर जवाहरलाल नेहरू या न्याहा सावा पोर्ट है। उसके बाद मैंगलोर, उसके बाद क्या है, मोरमुगाओ पोर्ट है गोवा का, फिर न्यू मंगलोर पोर्ट है कर्नाटका का। उसके बाद है कोचीन पोर्ट है केरला का। उसके बाद एलेप्पी पोर्ट है केरला का, फिर इनगाम पोर्ट है तमिलनाडु का, फिर तूतीकोरन पोर्ट या चिदम्बरम पोर्ट है तमिलनाडु का, फिर नागापट्टनम पोर्ट है तमिलनाडु का, फिर कराईकाल पोर्ट है पुदुचेरी का तमिलनाडु, चेन्नई पोर्ट है उसके जो कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। उसके बाद इनोर पोर्ट है। फिर आगे आंध्र प्रदेश के 4 पोर्ट हैं, विशाखापत्तनम पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट, मछलीपट्टनम पोर्ट एंड कृष्णापट्टनम पोर्ट। उसके बाद उसके ऊपर है पारादीप पोर्ट उड़ीसा का एंड कोलकाता। तो ये इंडिया के मेजर एंड माइनर पोर्ट है। इससे ज़्यादा पोर्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि मेजर पोर्ट जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है और सब कुछ उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, रख रखाव, मेंटेन, लीज पे देना, सारी चीज़ें उससे रिलेटेड कानून बनाना। और माइनर पोर्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है जो को, और मेजरली इसको स्टेट गवर्नमेंट देखती है जब तक कि कोई सेंट्रल लॉ नहीं बनाया गया है। उसके बाद है इंडिया का 30th मेजर पोर्ट कहाँ पे बनना है, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के वधावन में इंडिया का 13वां मेजर पोर्ट बन रहा है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इंडिया का कौन सा है, दोस्तों आर्टिफिशियल पोर्ट का ये मतलब होता है कि नेचुरल द्वारा नहीं बनाया है, मतलब लैंड आकृति से नहीं बना है, बल्कि उसको काट पीट ड्रेजिंग आदि करके बनाया गया है। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट जो है वो नाहवा सावा है, जो कि, और ये इंडिया का लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड पोर्ट भी है, शायद अभी आगे आएगा।
उसके बाद है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट न्यावा सावा है। और कोची पोर्ट केरला का जो है वो कहाँ पे है, वो मालाबार कोस्ट में, अभी हमने देखा था ऊपर में, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि दोस्तों आप यहाँ पे इस मैप को ध्यान से देखिए, ये मैंने वेस्ट बंगाल का मैप बनाया है, जो हुगली नदी है उसको मैंने दिखाया है। आप हुगली नदी के लेफ्ट बैंक पे देख रहे होंगे कि कोलकाता पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट एक रिवराइन पोर्ट है दोस्तों, जो कि रिवराइन पोर्ट का मतलब क्या है, जो पोर्ट नदी के जल के सहायता से उसमें जहाज़ आते और जाते हैं। तो कोलकाता पोर्ट जो है वो हुगली नदी के किनारे पे है, तो इस हुगली नदी के द्वारा जहाज़ कोलकाता तक आते हैं। तो ऐसे पोर्ट जो नदी के सहारे चलते हैं, मतलब लोडिंग अनलोडिंग होती है, उनको रिवराइन पोर्ट कहते हैं। तो ये हुगली नदी पे है कोलकाता पोर्ट, रिवराइन पोर्ट है। उसके बाद अगर आप इसके राइट, हुगली नदी के राइट हैंड साइड पे देख रहे होगे, तो यहाँ पे है डायमंड हार्बर पोर्ट, जो बिल्कुल हुगली नदी के माउथ पे है, जहाँ वो समुद्र में मिलती है। तो ये एक टाइडल पोर्ट है दोस्तों। टाइडल पोर्ट का मतलब ये होता है कि टाइड्स के द्वारा जो पानी आता है, उसके पानी आने और जाने से जहाज़ की लोडिंग और अनलोडिंग में मदद ली जाती है, उसका पानी यूज करके। और हल्दिया पोर्ट आप देख रहे होगे वेस्ट बंगाल का, जो बिल्कुल बीचों बीच बना है। तो ये 3 पोर्ट हैं वेस्ट बंगाल के। उसके बाद है कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दे रखे हैं, जैसे टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग, बिल्कुल सही है। जो ज्वार एंड भाटा होता है उसकी सहायता से अभी देखा कि टाइडल पोर्ट जो होते हैं उसके आराम से जहाज़ आने जाने में, चूँकि पानी आ जाता है, जब टाइड आता है तो पानी ढेर सारा कोस्ट पे आ जाता है, तो उस पानी के साथ जहाज़ भी आ जाता है, और जब टाइड जाता है तो उसके साथ जहाज़ चला जाता है। और फिशिंग में भी जब टाइड्स आता है तो कोस्ट के किनारे ढेर सारी मछलियाँ आ जाती हैं, तो फिशिंग में भी हेल्प करता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि हाई टाइड्स इनेबल्स बिग शिप्स टू इंटर और लीव द हार्बर सेफ्टली, ये बिल्कुल यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था अभी। तीसरा क्या है कि टाइड्स प्रिवेंट सिल्टेशन इन हार्बर, ये बिल्कुल सही है। जो हार्बर्स होते हैं उन पे जो सिल्ट जमा होते हैं, बालू के छोटे छोटे कट जमा होते चले जाते हैं गाद नदियों द्वारा या फिर कोस्ट द्वारा लाए गए। टाइड जब आता है तो पानी एक तरीके से झाड़ू लगाता है हार्बर पे, तो उस झाड़ू के साथ अपने जो सिल्ट हैं उनको बहा के अंदर तक ले जाता है। तो ये सिल्टेशन में भी मदद करता है, मतलब होने नहीं देता है। उसके बाद है चौथा स्टेटमेंट क्या है कि कांडला एंड डायमंड हार्बर आर ट्राइबल पोर्ट। तो दोस्तों डायमंड हार्बर को अभी हमने देखा है, साथ में कांडला जो है गल्फ ऑफ कच्छ में है, तो वहाँ भी टाइड्स अच्छी खासी मात्रा में आता है। तो ये 2 पोर्ट जो है वो क्या है, टाइडल पोर्ट है, यानी टाइड का यूज करके जहाज़ की लोडिंग एंड अनलोडिंग की जाती है। उसके बाद है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, क्या है दोस्तों, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट शिपयार्ड है। सबसे पहले आप शिपयार्ड का मतलब समझ लो। शिपयार्ड का मतलब ऐसा जगह होता है जहाँ पे शिप्स जो है वो बनाए जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग चलती है, टूट फट जाते हैं। ये जो बड़े बड़े शिप्स जो समुद्रों में आप देखते हो, टाइटैनिक जैसे शिप्स, ये शिपयार्ड में बनाए जाते हैं। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड गवर्नमेंट की एक कंपनी है, ठीक है, जो इंडिया का लार्जेस्ट शिपयार्ड कंपनी, यानी जहाज़ बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। कांडला पोर्ट दोस्तों कहाँ पे है, तो कांडला पोर्ट जो है गल्फ ऑफ कच्छ में है। उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि विशाखापत्तनम जो है वो क्या है, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। दोस्तों लैंड के द्वारा घिरा हुआ पोर्ट कौन सा है, डीपेस्ट विशाखापत्तनम है। इसको याद रख सकते हो, पत्तनम मतलब पता नहीं, उसके डीप का पता ही नहीं कि कितना डीप है, यानी डीपेस्ट है। तो विशाखापत्तनम इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट। उसके बाद कोचीन पोर्ट है दोस्तों। कोचीन पोर्ट एक नेचुरल पोर्ट है दोस्तों। नेचुरल पोर्ट का मतलब इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जब हम फिजिकल ज्योग्राफी का दूसरा या तीसरा लेक्चर पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट जो है वो सबसिडेंस से बना हुआ है, यानी वेस्टर्न घाट जो है वो बिल्कुल जो वेस्टर्न घाट के लेफ्ट में है, जो वेस्ट कोस्ट और जो समुद्र है, वहाँ का जो लैंड है बिल्कुल जब इंडिया जो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो उस समय वहाँ पे सबसिडेंस होकर वो झुक गया था। तो जिसके कारण वहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में गहराई पाई जाती है और फिर लैंड पाया जाता है। तो ऐसा प्लेस जो होता है वो शिप के आने जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो इसीलिए आप देखते हो कि वेस्ट कोस्ट पे ढेर सारे नेचुरल पोर्ट्स हैं इंडिया के। तो जितने भी वेस्ट कोस्ट में पोर्ट हैं, 1-2 को छोड़ के सब नेचुरल हैं, जबकि ईस्ट कोस्ट पे कई सारे आर्टिफिशियल पोर्ट हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ईस्ट कोस्ट पे पोर्ट बनाने के लिए बहुत सारा ड्रेजिंग, खुदाई की जाती है, क्योंकि कोस्ट पे जहाज़ तभी तब तो पास तक आएगा जब वहाँ पे थोड़ा पानी की गहराई होगी, नहीं तो सिर्फ बालू पे थोड़ी ना चलेगा। तो कोचीन पोर्ट एक नेचुरल पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है सोल मैकेनाइज पोर्ट है। ये पोर्ट जो है पूरी तरीके से मैकेनाइज पोर्ट है, ठीक है।
उसके बाद कांडला पोर्ट दोस्तों, ये एक टाइडल पोर्ट है, अभी हमने देखा है। तो इंडिया में दो टाइडल पोर्ट कौन से हैं, एक तो कांडला पोर्ट है और दूसरा डायमंड हार्बर पोर्ट है वेस्ट बंगाल का। उसके बाद उड़ीसा के पारादीप पोर्ट जो है, पारादीप पोर्ट का कुछ बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे एक, इट इज़ डेवलप्ड फॉर द डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक, डीकंजेशन ऑफ पोर्ट्स कोलकाता एंड विशाखापट्टनम। दोस्तों आप देखते होंगे कि कोलकाता और विशाखापट्टनम पोर्ट के बीच में पारादीप पोर्ट बनाया गया है। वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इन दो पोर्ट पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था। तो उनके भीड़ को डीकंजेस्ट यानी हल्का करने के लिए ये पोर्ट बनाया गया था, ताकि यहाँ पर भी कुछ भीड़ आ जाए। उसके बाद क्या है कि जो पारादीप पोर्ट है ये मेनली किस लिए पर्पज़ के लिए है, ये मेनली जापान को उड़ीसा के द्वारा आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। तो ये मेनली क्या है, एक कमोडिटी पोर्ट है, मतलब यानी क्या, मेनली टू एक्सपोर्ट आयरन ओर फ्रॉम उड़ीसा टू जापान। ठीक है, आपको पता होगा कि जापान जो है, जापान के पास जो है आयरन ओर नहीं होता है, तो इंडिया जैसे देशों से वो ये सब खरीदता है। उसके बाद है जो मारमुगाओ पोर्ट गोवा में है, वो किस नदी के मुंह पे है दोस्तों, वो गोवा की जुआरी नदी के मुंह पे है। उसके बाद कांडला पोर्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ हैंडल द हाईएस्ट टनेज ऑफ इंपोर्ट कार्गो। दोस्तों इसका मतलब समझिए, इंपोर्ट कार्गो का मतलब ये होता है कि जो इंपोर्ट जहाज़ के द्वारा जो इंपोर्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा जहाज़ का इंपोर्ट का जो, अगर हम टन वाइज वेट वाइज देखें, तो सबसे ज़्यादा जहाज़ के द्वारा इंपोर्ट जो किस पोर्ट पे आता है, ये कांडला पोर्ट पे आता है। ठीक है, उसके बाद ये चार ऑप्शन दिए हैं कि एमोंग, कांडला, चेन्नई, कुछ ऑप्शन दिए हैं और उनमें पूछ रहा कि कौन सा नेचुरल पोर्ट है, कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो एमोंग, कांडला, चेन्नई, पारादीप, मुंबई, कोची एंड तूतीकोरन, इसमें में से कांडला पोर्ट एक नेचुरल पोर्ट है, लेकिन चेन्नई पोर्ट जो है वो एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। आप इसको याद रख सकते हो कि चेन्नई चीन आर्टिफिशियल, यानी चीन के समान ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं, आर्टिफिशियल होते हैं। उसके बाद पारादीप और मुंबई नेचुरल पोर्ट है, हम जानते हैं। कोची भी एक नेचुरल पोर्ट है। विशाखापट्टनम भी क्या है, एक नेचुरल पोर्ट है। लेकिन जो तूतीकोरन है ये क्या है, तमिलनाडु का, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि तूतीकोरन को तोड़ कर बनाया गया, यानी आर्टिफिशियल पोर्ट है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो काकीनाडा पोर्ट है वो क्या है, काकीनाडा इज अ पोर्ट और हार्बर सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ये पूरा पोर्ट सिटी डेवलप हो गया, वहाँ पे पॉपुलेशन रहती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे पोर्ट पे ही बेस्ड है। तो ऐसे सिटी को पोर्ट सिटी या हार्बर सिटी कहते हैं। जैसे इंडिया में जो सागरमाला परियोजना है, वो उसका पर्पज़ यही है कि जो पोर्ट है, पोर्टलेट डेवलपमेंट हो, पोर्ट सिटी का निर्माण हो। उसके बाद नेशनल वाटरवे वन जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो दोस्तों नेशनल वाटरवे वन गंगा नदी पे है, इलाहाबाद से वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक का है। ये 1620 किलोमीटर के लेंथ का है और ये किन राज्यों को कवर करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल को। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडिया के जो 5 एलएनजी टर्मिनल पोर्ट्स कौन से हैं। दोस्तों एलएनजी टर्मिनल पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पोर्ट जहां से लिक्विड नेचुरल गैस का सप्लाई होगा। तो गुजरात का दाहेज, गुजरात का हजीरा, केरला का कोची, महाराष्ट्र का डभौल एंड उड़ीसा का पारादीप, ये इंडिया के 5 एलएनजी टर्मिनल पोर्ट्स हैं। आप इसमें हजीरा को तो याद ही होगा आपको, क्योंकि HVJ हजीरा विजयनगर जगदीशपुर पाइपलाइन जो था वो नेचुरल गैस को सप्लाई करने का ही पाइपलाइन था, हमने एनर्जी वाले चैप्टर में देखा था। तो ये हजीरा वही वाला पोर्ट है, तो ये तो आपको याद है। उसके बाद आपको पता है कि गुजरात में ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल्स का ही एक्सपोर्ट होता है, तो दहेज भी आप याद रख सकते हो, दहेज। ठीक है, उसके बाद दाहेज बोलते हैं, कुछ लोग दहेज बोलते हैं, दाहेज होता है एक्चुअल में। उसके बाद केरला का कोची है, महाराष्ट्र का डभौल है, ठीक है, और उड़ीसा का पारादीप। तो ये 5 पोर्ट जो है इंडिया के 5 LNG टर्मिनल पोर्ट हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे शायद हट गया है, कल मैं लिख रहा था तो छूट गया था शायद। ये एक्चुअली में है क्या है, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ये पूछा था इंडिया में वो कौन सा स्थान है जो एक जहाँ पे एक क्रेसेंट बनता है, तीन महासागर का क्रेसेंट, मतलब चाँद जैसा आकृति बनता है। तो आप देख रहे हो दोस्तों, जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी के बिल्कुल साउथ में इंडियन ओशियन है, ठीक है,
और वेस्ट में जो है अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो 3 सागरों के मिलन बिंदु पे कन्याकुमारी है और यहाँ पे एक क्रिसेंट शेप का यानी चाँद के आकार की आकृति बनती है, आप देख रहे होगे। और यहाँ पे आपको पता है कि कन्याकुमारी का जो सनराइज और सनसेट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे एक स्पेक्टेकुलर सनराइज एंड सनसेट होता है, लोग घूमने जाते हैं, बहुत पॉपुलर है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल कितना है। दोस्तों जो सेतु समुद्रम इंडिया और श्रीलंका के बीच में कैनाल है उसका लेंथ 167 किलोमीटर है। और ये कैनाल किन 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ रहा है, तो ये पाक स्टेट को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ रहा है। उसके बाद गुजरात में दाहेज माइनर पोर्ट है जो कि गल्फ ऑफ खंबात में स्थित है। उसके बाद सी पोर्ट को स्टेट से मैच करा है। तो एलिप्पी जो है पोर्ट है कहाँ पे, हमने अभी देखा था केरला में है। एनोर कहाँ पे, तमिलनाडु में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में एंड कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये सारी चीज़ें हमने मैप के थ्रू देख रखा है। उसके बाद है लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट जो है, नेचुरल पोर्ट वो है मुंबई है। इंडिया में टोटल 111 नेशनल वाटरवे है और लॉन्गेस्ट वाटरवे वही नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक का है। उसके बाद नेशनल वाटरवे वे 3 कहाँ पे है दोस्तों, नेशनल वाटरवे 3 जो है वो केरला में है, केरला के कोस्टल क्षेत्र में है, जो कि केरला के कोस्ट के कोटापुरम को कोल्लम से कनेक्ट करता है। ये केरला में ये दोनों जगह हैं। उसके बाद है नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों इनलैंड नेविगेशन के लिए जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है वो कहाँ पे है, तो बिहार के पटना में है। उसके बाद 12th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा था दोस्तों, जो 12वां मेजर पोर्ट इंडिया का था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, वो इनौर में था जो कि चेन्नई के पास है तमिलनाडु में। लेकिन अब तो 13वां पूछेगा जो कि वधावन है महाराष्ट्र का। उसके बाद है इनमें में से पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात। जो पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात है कौन कौन से, पोरबंदर है, ओखा है, वेरावल या वेरावल हमने अभी देखा, अलंग है, भावनगर है, दहेज एंड सूरत। ये सब चीज़ें आप देख ही रहे हो, सारी जगह पोर्ट की जगह है जो। उसके बाद है विच पोर्ट इज ओपन सी पोर्ट। दोस्तों ओपन सी पोर्ट जो ओपन सी में बना होता है ये कहाँ पे है, ये चेन्नई का है। तो चेन्नई पोर्ट जो है इंडिया का ओपन सी पोर्ट है। उसके बाद है विच पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपोर्ट। दोस्तों आउटपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आउटपोर्ट मतलब क्या, जैसे कोस्ट से कुछ दूरी पे जाके सी में जब कोई पोर्ट बनाया जाता है गहराई में, क्योंकि जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं दोस्तों वो कभी कभी कोस्ट तक नहीं आ पाते क्योंकि सिल्ट होता है और पानी की गहराई कम होती है। तो उनको पानी में जो कोस्ट होता है, कोस्ट से बहुत दूर जाके पानी समुद्र के अंदर ही कोई एक ऐसा स्थान चुन लिया जाता है और वहाँ पे उनकी लोडिंग और लोडिंग की जाती है। वहाँ पे उस जहाज़ को ठहराया जाता है और फिर वहाँ पर छोटे जहाज़ लेकर जाए जाते हैं और वहाँ से सामान को छोटे जहाज़ में लोड करके और फिर कोस्ट तक ले आया जाता है। तो ऐसे पोर्ट को आउटपोर्ट कहते हैं। तो जो हल्दिया पोर्ट है अभी आपने मैप में देखा था, ये एक आउटपोर्ट है, ठीक है, मेन पोर्ट का सब्सिडरी होता है ये। उसके बाद है चाबहार पोर्ट कहाँ है दोस्तों, चाबहार पोर्ट ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमन में है। इंडिया जो है चाबहार पोर्ट को ईरान में निर्माण कर रहा है ताकि अफ़गानिस्तान तक जाने का रास्ता इंडिया को मिल सके, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है और पाकिस्तान अपने के थ्रू इंडिया को अफ़गानिस्तान जाने नहीं देता, आपको पता है। तो इंडिया को घूम कर जाना पड़ता है ईरान के थ्रू। उसके बाद शिप यार्ड दिए हैं और स्टेट दिया, जैसे गार्डन रीच शिप यार्ड कहाँ पे है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि शिप यार्ड का मतलब ये होता है जहाँ पे शिप की रिपेयरिंग या शिप की बिल्डिंग की जाती है, जहाँ पे शिप बनाए जाते हैं या रिपेयर किए जाते हैं। तो गार्डन रीच शिप यार्ड कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। आप इसको याद रख सकते हो कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे, कोलकाता में, तो वहाँ पे भी गार्डन है, यहाँ पे भी गार्डन है। तो गार्डन रीच शिपयार्ड वेस्ट बंगाल में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में है। मझगांव डॉक्स लिमिटेड कहाँ पे, तो दोस्तों मझगांव डॉक्स लिमिटेड जो है वो महाराष्ट्र में है। और कोचिन शिपयार्ड नाम से क्लियर है कहाँ पे है, केरला में है। तो यहाँ पे हमारा अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो ख़त्म होने पर है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया शायद।
नहीं नहीं ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट एयरपोर्ट टू बी ओन्ड बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दोस्तों इंडिया का पहला एयरपोर्ट कौन है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा यानी पीपीपी प्रोजेक्ट में बना हुआ है, तो वो कोचीन एयरपोर्ट है। उसके बाद है वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुल्ली इक्विप्ड विद सोलर एनर्जी। तो आप दोस्तों जो कोची या कोचीन एयरपोर्ट है वो टोटली सोलर एनर्जी पे चल रहा है। ये 1-2 साल पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो बहुत पूछा गया था, हर एग्जाम में लगभग पूछा गया था। मे बी अब ना पूछा जाए, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कोचीन पोर्ट जो है वो टोटली सोलर एनर्जी पे चलती है। उसके बाद है अमृतसर का जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है, राजा सन्यासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुरु रामदास आपको पता होगा कि चौथे सिख गुरु थे, उन्हीं के नाम पे है अमृतसर एयरपोर्ट। उसके बाद दमन, जंजरा, रत्नागिरी जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, और जबकि जो कराईकाल जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे। दोस्तों कराईकाल हमने पढ़ा था पुदुचेरी में, जो है पुदुचेरी का जो पार्ट है तो ईस्ट साइड में है, जबकि ये तीनों सिटी जो है वो कहाँ पे है, वेस्ट कोस्ट पे है। उसके बाद है इंडिया का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ पे, शिप को तोड़ने वाला जो काम होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो गुजरात के अलंग में होता है। तो इंडिया लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है वो गुजरात के अलंग में है। हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि शिप के अलग अंग अंग को तोड़ना, अलंग करना, मतलब एक एक अंग को अलग करना। तो इंडिया लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ पे है, अलंग गुजरात में है। उसके बाद है नौहा सवा जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है दोस्तों, ये किस लिए बनाया गया था, तो ये जो मुंबई सी पोर्ट है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए बनाया गया था। जिस तरह आपने पढ़ा था कि पारादीप पोर्ट जो था वो कोलकाता और विशाखापत्तनम पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए बनाया गया था, उसी तरीके से जो हमारा नौहा सवा पोर्ट है वो क्या है, वो मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद है राजस्थान इज एक्सप्लोरिंग वे फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बाय अरेबियन सी नेविगेशनल चैनल। दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पिछले साल था कि राजस्थान एक ऐसा प्रोजेक्ट पे विचार कर रहा है कि वो एक इनलैंड पोर्ट बनाने की सोच रहा है। दोस्तों इनलैंड पोर्ट का मतलब क्या होता है, आप देखते हो कि पोर्ट जनरली क्या होते हैं, कोस्ट पे होते हैं या समुद्र के अंदर होते हैं, लेकिन पोर्ट सोचिए कि आप ऐसा एक पोर्ट ऐसा भी हो सकता है कि जो लैंड के अंदर हो। ठीक है, तो लैंड के अंदर पोर्ट कैसे बनेगा दोस्तों, लैंड के अंदर पोर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई चैनल या कैनाल बनाना पड़ेगा वाटर का, क्योंकि उसी पे चल के तो शिप आएगा। तो राजस्थान इस प्रोजेक्ट पे विचार कर रहा है कि अरेबियन सी से एक चैनल बनाए पानी का, और वहाँ पे फिर हम एक पोर्ट बनाएं। मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे, गुजरात में। तो ये हमारा जो है ट्रांसपोर्ट का चैप्टर ख़त्म हो गया, और बस अब एक छोटा सा चैप्टर हमारा जो है वो टूरिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर मिसलेनियस आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाएगी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तो टूरिज्म से रिलेटेड कुछ रिजॉर्ट दिए हैं और उनको स्टेट वाइज मैच करवा रहा है। तो रिजॉर्ट्स क्या है दोस्तों, एक तो है चक्राता रिजॉर्ट। दोस्तों जो चक्राता रिजॉर्ट है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। हाफलॉन्ग रिजॉर्ट कहाँ पे है, आसाम में है। उसके बाद कालिम्पोंग रिजॉर्ट वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है। कुफरी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू से रिलेट कर सकते हैं। कसौली हिमाचल प्रदेश। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु। उदावदा कहाँ पे है, उदवादा जो है उदवादा गुजरात में है। दोस्तों ये जो है जो जोरस्तियन होते हैं, जो यानी जो पर्सियन होते हैं, उनका फायर टेम्पल है, जो बॉडी जलाने का टेम्पल है। ऊटी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। चिकमंगलूर कहाँ पे है, कर्नाटक में। ये बार बार आपने पढ़ा है। उसके बाद है केविलैंग कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और औली उत्तराखंड में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिजॉर्ट हैं, टूरिस्ट प्लेसेस थे। उसके बाद है कि कुछ लिस्ट दिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो बार बार पूछे गए हैं, जैसे ममल्लापुरम तमिलनाडु, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई। उसके बाद है चंपेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट गुजरात। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। सिटी ऑफ महाकाल उज्जैन है, पता ही हमको। सिटी ऑफ जय कोलकाता है, एंड सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर है। दोस्तों उदयपुर राजस्थान का जो उदयपुर है वहाँ पे कई बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, यानी झीलों का शहर। जैसे पिछौला लेक, उदय सागर लेक, फतेह सागर लेक, ये सारे इंपॉर्टेंट लेक कहाँ पे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट लेक उदयपुर में हैं। उसके बाद है लॉर्ड रंगंथा टेम्पल कहाँ पे दोस्तों, तो लॉर्ड रंगंथा टेम्पल जो है वो बिलगिरी रंगा हिल्स
है। बिलगिरी रंगा जो हिल जो है वो कहाँ कर्नाटक में है, और यहीं पे ही बिलगिरी रंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये कहाँ पे है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। तो यहाँ पे लॉर्ड वेंकटेश्वरा या लॉर्ड रंगथंगा का टेम्पल है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का है। उसके बाद है इनक्रेडिबल इंडिया प्रोग्राम किस लिए लॉन्च किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। उसके बाद ये सारे ऑप्शन दिए हैं, वो पूछ रहा है कि इनमें से घोस्ट टाउन कौन सा नहीं है। दोस्तों घोस्ट टाउन का मतलब क्या होता है कि जिस शहर को लोग छोड़ के कहीं और चले जाते हैं तो वो शहर खाली हो जाता है, जिसको घोस्ट टाउन कहते हैं। जैसा कि आपने हॉलीवुड की मूवीज़ में ढेर सारे देखे होंगे, जो या फिर कोविड के दौरान ये सारी चीज़ें बहुत सारी निकल के आ रही थी। तो कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत एंड चरखारी में चरखारी जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के महोबा है, वो घोस्ट टाउन नहीं है, बाकी सब घोस्ट टाउन है। तो ये यूपी का है, तो इसलिए यूपी में पूछा गया था ये। तो आप बस इतना रखिए, चरखारी जो है महोबा उत्तर प्रदेश, वो घोस्ट टाउन नहीं है। उसके बाद श्री सलेम कहाँ पे है, श्री सलेम दोस्तों नल्लामल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश में। ओमकारेश्वर प्लेस कहाँ पे, ओमकारेश्वर जो है वो एमपी के मनधाता रिवर आइलैंड पे है। दोस्तों ये नर्मदी नदी से रिलेट कर सकते हो, आपको ओमकारेश्वर शंकर जी का है। उसके बाद पुष्कर कहाँ पे दोस्तों, पुष्कर जो है वो राजस्थान के अजमेर में है, अरावली हिल्स पे। तो यहाँ पे राइट में हिल्स दिया था और इधर टूरिस्ट प्लेस या रिलीजियस प्लेस दिया था। उसके बाद अब हमारा आज का लास्ट चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी का, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस टॉपिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बायोगैस प्लांट जो है वो पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी भी देता है और मैन्योर भी देता है। आपको पता है कि ऑर्गेनिक खाद भी आता है इससे, गोबर से। उसके बाद है स्पीड पोस्ट स्टार्ट, इंडिया में स्पीड पोस्ट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1986 में। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है इंडिया के बारे में। इंडिया जो है जहाँ कहाँ दूसरे नंबर पे आता है, जैसे इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर, यूरिया जैसे फर्टिलाइजर के उपयोग और को कंज्यूम करने में और उत्पन्न करने में इंडिया दूसरे स्थान पे है। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना के बाद। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का चाइना के बाद। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल्ड चाइना के बाद। तो आप देख रहे हो चाइना नंबर 1 पे, इंडिया दूसरे नंबर पे है। उसके बाद है उड़ीसा का जो चंदीपुर बीच है, वहाँ पे जो समुद्र का पानी है कई किलोमीटर तक पीछे चला जाता है। ये एक्चुअली में यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मे बी शायद 19 या 20 के प्रीलिम्स में आया हुआ था। तो आपको याद रखना है, मे बी स्टेट पीसेस में भी रिपीट हो सकता है कि इंडिया का कौन सा ऐसा बीच है जहाँ पे जो समुद्र का पानी है वो कई किलोमीटर पीछे तक चला जाता है, मतलब इतना पीछे और कहीं नहीं जाता इंडिया में, तो वो चंदीपुर बीच है। उसके बाद है श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पे दोस्तों, श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है वो आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट लेक पे। उसके बाद थुम्बा रॉकेट लॉन्च सेंटर कहाँ पे है, केरला में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में है। और पोखरन जहाँ पे हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था वो राजस्थान के जैसलमेर में है। तो ये आपको ये डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है कि पोखरन जो है किस डिस्ट्रिक्ट में आता है राजस्थान के, तो ये जैसलमेर में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है कि कुछ प्लेसेस जो फेमस है महाराष्ट्र में, जैसे अलीबैग जो है वो हॉलीडे रिजॉर्ट के लिए फेमस है। न्हावा सेवा जो है फुली मैकेनाइज पोर्ट है, हमने अभी पढ़ा। रत्नागिरी जो है फिशिंग सेंटर है। एंड बालापुर जो है वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, यानी पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद झारखंड का जो कोल्हान है वो मिनरल रिसोर्स के लिए फेमस है। कच्छ जो है वाटर रिसोर्स के लिए फेमस है। मालाबार कोस्ट यहाँ पे फ्रेश वाटर रिसोर्स के लिए फेमस है। एंड मिडिल गंगा प्लेन जो है वो सॉइल एलुवियल सॉइल के लिए फेमस है। ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास है नहीं। उसके बाद है रीजन फॉर इस्टेब्लिशिंग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एट थुम्बा। दोस्तों केरला का जो थुम्बा है वहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर क्यों डेवलप किया गया है, क्योंकि जो है ये जो प्लेस है वो एक जियो मैग्नेटिक इक्वेटर है उसके पास में स्थित है, ठीक है। तो जियो मैग्नेटिक इक्वेटर के पास में स्थित होने के कारण रॉकेट लॉन्चिंग के लिए या स्पेस स्टडी के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है, डिस्टर्बेंस कम होते हैं। उसके बाद है द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है दोस्तों, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो दार्जिलिंग में है। आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि दार्जिलिंग का डर अगर आप उठा लो तो माउंटेनियरिंग का डर खत्म होने के लिए हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में इस्टेब्लिश कराया गया है। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू
कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? एमपी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये यूपी स्पेशल का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद है आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना में है। एंड इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद है पुथुकुली सॉल्स जो है तमिलनाडु का फेमस है। ये कौन बनाता है? ये नीलगिरी में रहने वाले टोडा ट्राइब्स बनाते हैं। आपको पता है कि टोडा जो है, टोडाज के कई सारे पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं। ये हमने ट्राइब्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद है सुजानी एम्ब्रॉयडरी कहाँ पे है? बिहार में है। उपवादा जमानी साड़ी कहाँ पे है? उपादा जमानी साड़ी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में फेमस है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। ब्रबोर्न स्टेडियम मुंबई में है। ग्रीन पार्क कानपुर में, ईडन गार्डन कोलकाता में है। गोल्ड के लिए कोलार गोल्ड माइंस फेमस है। कोल के लिए झरिया फेमस है। डायमंड के लिए पन्ना फेमस है। ठीक है। अलीगढ़ जो है लॉक्स के लिए फेमस है। मैंगोज के लिए महाराष्ट्र का रत्नागिरी है, जहाँ पे अल्फांजो टाइप का मैंगो मिलता है। और जो फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो कहाँ पे बनाया गया था दोस्तों? इंडिया में पहला मेट्रो कोलकाता में बना था और पहला अंडरग्राउंड मेट्रो भी कोलकाता में बना था। देहरादून जो है राइस के लिए फेमस है। उसके बाद है डायमंड हार्बर पोर्ट एंड साल्ट लेक